सिर्फ डीडी न्यूज पर। एक परिवार, एक दुनिया। मंडपम से शिखर सम्मेलन की हर एक्सक्लूसिव कहानी हमारे एंकर्स और संवाददाताओं की जुबानी। G20 शिखर सम्मेलन की पल पल की खबर। शिखर सम्मेलन की मेगा कवरेज सिर्फ डीडी न्यूज पर। एक परिवार, एक दुनिया। मंडपम से शिखर सम्मेलन की हर एक्सक्लूसिव कहानी हमारे एंकर्स और संवाददाताओं की जुबानी। G20 शिखर सम्मेलन की पल पल की खबर। शिखर सम्मेलन की मेगा कवरेज सिर्फ डीडी न्यूज पर। एक परिवार, एक दुनिया। मंडपम से शिखर सम्मेलन की हर एक्सक्लूसिव कहानी हमारे एंकर्स और संवाददाताओं की जुबानी। G20 शिखर सम्मेलन की पल पल की खबर। शिखर सम्मेलन की मेगा कवरेज सिर्फ डीडी न्यूज पर। नमस्कार, स्वागत है डीडी न्यूज में आपका। मैं हूं अश्विनी कुमार मिश्र। G20 शिखर सम्मेलन ऐतिहासिक अध्याय लिखते हुए आज G20 शिखर सम्मेलन का दूसरा दिन है।
दिन भर की गतिविधियों को हम आपको दूरदर्शन के माध्यम से रूबरू कराते रहेंगे। दुनिया का ऐसा वैश्विक शिखर सम्मेलन जिसमें एक धरती, एक परिवार और एक भविष्य के थीम के साथ वन फैमिली, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर की थीम के साथ नया इतिहास रचा जा रहा है। पल पल की खबर आपको मिलेगी दूरदर्शन पर, लेकिन सबसे पहले आइए नजर डालते हैं सुर्खियों पर। G20 शिखर सम्मेलन का दूसरा और अंतिम दिन आज। वैश्विक नेता तीसरे सत्र में वन फ्यूचर पर करेंगे चर्चा। G20 के राष्ट्राध्यक्ष आज जाएंगे राजघाट, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को देंगे श्रद्धांजलि। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ करेंगे द्विपक्षीय बातचीत। कनाडा सहित कई देशों के नेताओं से भी मिलने का है कार्यक्रम। G20 सम्मेलन में नई दिल्ली घोषणा पत्र को मिली मंजूरी। समावेशी विकास, जलवायु परिवर्तन और स्वास्थ्य आपात स्थितियों के लिए भविष्य की तैयारी पर होगा फोकस। G20 सम्मेलन में वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन का हुआ शुभारंभ। प्रधानमंत्री का सभी देशों से मिश्रित ईंधन के क्षेत्र में मिलकर काम करने का आह्वान। भारत मध्य पूर्व यूरोप कनेक्टिविटी कॉरिडोर की भी हुई घोषणा। ये थी सुर्खियां। अब देखते हैं खबरों को विस्तार से। G20 शिखर सम्मेलन का आज दूसरा और अंतिम दिन है। सम्मेलन के तीसरे सत्र में वैश्विक नेता वन फ्यूचर पर चर्चा करेंगे। इससे पहले G20 राष्ट्राध्यक्ष राजघाट जाएंगे, जहां वे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की समाधि पर श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कई द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। प्रधानमंत्री कोमोरोस, तुर्की, यूएई, दक्षिण कोरिया के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। EU, ब्राजील, नाइजीरिया के साथ भी द्विपक्षीय बैठक होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस के राष्ट्रपति के साथ वर्किंग लंच करेंगे। कनाडा के प्रधानमंत्री के साथ भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मुलाकात का कार्यक्रम है। और इससे पहले कल 18वें G20 शिखर सम्मेलन में शामिल हो रहे शीर्ष नेताओं को भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने रात्रि भोज दिया। यह भोज भारत मंडपम में दिया गया। प्रधानमंत्री ने मेहमानों की अगवानी की। सबसे पहले विशेष आमंत्रित 9 देशों के राष्ट्र प्रमुख और सरकार प्रमुख का आगमन हुआ, जिनमें मिस्र के राष्ट्रपति अल-सीसी, मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद जुगनाथ, नीदरलैंड के प्रधानमंत्री मार्क रूट, बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना वाजेद, नाइजीरिया के राष्ट्रपति बोला अब्दुल तिनुबू, सिंगापुर के प्रधानमंत्री ली सीन लुंग, संयुक्त अरब अमीरात के अधिकारियों और स्पेन के उप प्रधानमंत्री नादिया कैल्विनो शामिल रहे। और इसके बाद 14 अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के प्रमुखों का स्वागत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया। एडीबी अध्यक्ष, संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख, विश्व स्वास्थ्य संगठन के निदेशक, विश्व बैंक के अध्यक्ष इसमें शामिल रहे। खास नजर आई अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की प्रबंध निदेशक क्रिस्टलीना जॉर्जीवा, जो कि पूरी तरह भारतीय रंग में रंगी नजर आई। और इसके बाद आगमन शुरू हुआ G20 के सदस्य देशों का। अफ्रीकी संघ के अध्यक्ष अजाली असोमानी और उनकी पत्नी, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक और उनकी पत्नी अक्षरा मूर्ति, जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्ज, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीजी, जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा और उनकी पत्नी यूको किशिदा। खास बात यह रही कि यूको किशिदा भारतीय परिधान नजर आई। ये साड़ी पहने हुए भारतीय परंपरा का मान बढ़ाती हुई नजर आई। वहीं यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन और उनके पति हेइको वॉन डेर लेयन, यूरोपीय संघ के अध्यक्ष चार्ल्स माइकल, चीनी प्रधानमंत्री ली चियांग और रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव का भी स्वागत किया।
अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों, इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी, दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति यून सुक येओल और इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो का भी भारत मंडपम में स्वागत किया गया। और आज G20 के सभी सदस्य देश, उनके राष्ट्राध्यक्ष, उनके प्रतिनिधि राजघाट जाएंगे और श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को। हमारे साथ स्टूडियो में इन सभी कल की उपलब्धियों और आज के सत्र के बारे में विशेष जानकारी देने के लिए हमारे साथ और विश्लेषण करने के लिए हमारे साथ अतुल अनेजा जी हैं, जो कि विदेश मामलों के जानकार हैं और एडिटर हैं इंडिया नैरेटिव के। स्वागत है स्टूडियो से। और राजघाट से मौजूद हैं हमारे संवाददाता गिरीश निशाना। गिरीश, आज पूरी दुनिया और पूरी दुनिया के शक्तिशाली देशों के प्रतिनिधि, राष्ट्राध्यक्ष, प्रमुख संस्थाओं के प्रमुख राजघाट पहुंचेंगे उस महात्मा को श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए जिसने न केवल भारत को बल्कि दुनिया को सत्याग्रह का, शांति का, अहिंसा का पाठ पढ़ाया। किस रूप में देखते हैं, कैसी तैयारियां और क्या कार्यक्रम, कितने बजे से डिग्निटरीज का आना शुरू हो जाएगा? गिरीश। देखिए अश्वनी, मैं आपको बताना चाहूँगा, आपसे कुछ देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महात्मा गांधी की समाधि राजघाट पर पहुंचेंगे। यहाँ पहुंचने के बाद वो तमाम जो भी राष्ट्राध्यक्ष हैं उनका स्वागत करेंगे और स्वागत करने के बाद जब सभी राष्ट्राध्यक्ष और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के लोग पहुंच जाएंगे तो उनको इकट्ठा साथ लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर राजघाट पर बापू की समाधि पर पहुंचेंगे और समाधि पर पहुंचकर एक साथ कहीं ना कहीं महात्मा गांधी की समाधि पर श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। उसके लिए तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। आप यहां देख सकते हैं, हमारे कैमरा सहयोगी सुमित नौडियाल दिखा रहे हैं कि किस तरह से यहां पर फूलों से राजघाट को सजाया गया है, बापू की समाधि को सजाया गया है। तो विशेष इंतजाम किए गए हैं और दूरदर्शन भी इसको पल पल की खबरों को दिखाने के लिए यहाँ का मल्टी कैमरा सेटअप लगाया है। तो कहीं ना कहीं एक अलग माहौल है। और मैं आपको बताना चाहूंगा अश्वनी, क्योंकि जिस तरह से यहाँ पर तमाम राष्ट्राध्यक्ष पहुंचेंगे तो राष्ट्राध्यक्ष आने के बाद उनको यहाँ पर एक जगह इकट्ठा किया जाएगा। उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ वो लोग यहाँ पर एक साथ यहाँ पर रीच चढ़ाएंगे और महात्मा गांधी की समाधि पर श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। इसके बाद जो तमाम राष्ट्राध्यक्ष हैं वो यहाँ पर कुछ देर बैठेंगे भी और यहाँ बैठने के बाद करीब एक जो महात्मा गांधी का वो गीत है उसको यहाँ पर भजन को पेश किया जाएगा। और उसको भजन को पेश करने के लिए जो गंधर्व महाविद्यालय के प्रिंसिपल हैं मधुप मुदगल, पंडित मधुप मुदगल हैं, वो उस भजन को पेश करेंगे। तो एक अलग यहाँ पर कुछ देर बाद माहौल देखने को मिलेगा। महात्मा गांधी के जो भजन हैं वो सुनने को मिलेंगे। तो एक अलग माहौल कुछ देर बाद यहाँ देखने को मिलेंगे। तो कहीं ना कहीं पूरी तैयारियां इसके लिए कर ली गई हैं। और अभी तक जो ताजा जानकारी के अनुसार अभी जो निर्धारित समय था उसी निर्धारित समय पर यानी करीब 8 बजे के आसपास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पहुंचने वाले हैं। और उसके बाद तमाम जो राष्ट्राध्यक्ष हैं वो यहाँ पर पहुंचेंगे और उसके बाद महात्मा गांधी की समाधि पर श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी। इसके लिए खास तौर पर विशेष इंतजाम भी किए गए हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा अश्वनी, क्योंकि जिस तरह से राजघाट पर बापू की समाधि पर ये वीवीआईपी लोग आने वाले हैं, उसके आसपास का जो इलाका है बहुत ही सुंदर तरीके से सजाया गया है। जगह जगह फव्वारे देखे जा सकते हैं। जैसे ही राजघाट पर एंट्री वीआईपी करेंगे तो उसके बाहर कहीं ना कहीं गांधी दर्शन वाटिका बनाई गई है, जिसमें महात्मा गांधी के चित्रों के साथ उनकी मूर्तियां और उनके जो संदेश हैं उनको उकेरा गया है। तो एक अलग माहौल यहाँ पर देखने को मिलेगा। हमारे जो विदेशी मेहमान भारत की सरजमी पे आ रहे हैं और यहाँ राजघाट पर जब पहुंचेंगे तो एक अलग माहौल उनको देखने को मिलेगा। किस तरह से महात्मा गांधी ने शांति और अहिंसा का पाठ दुनिया को पढ़ाया वो यहाँ देखने को मिलेगा उन्हें। जी, आप हमारे साथ बने रहे। हमारे साथ स्टूडियो में अतुल अनेजा जी हैं, जो कि एडिटर हैं इंडिया नैरेटिव के और साथ ही साथ विदेश मामलों के पत्रकार हैं, विदेश मामलों के जानकार हैं। अतुल अनेजा जी, जैसा कि देख रहे हैं कि आज का कार्यक्रम ये है कि दिन की शुरुआत राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धा सुमन अर्पित करने से होगी। गांधी जी का व्यक्तित्व केवल भारत तक ही नहीं, पूरी दुनिया में विराट रूप में वो व्यक्तित्व स्थापित है। अनेक देशों के स्वतंत्रता संघर्ष लेकर अनेक देशों के महापुरुषों ने उनसे प्रेरणा ली। इस मुद्दे पर हम चर्चा भी करेंगे, लेकिन किस रूप में देखते हैं जो महात्मा गांधी जी के, चाहे वो सर्वोदय के सिद्धांत हो, जो कि अंत्योदय के रूप में वर्तमान सरकार काम कर रही है, जिस तरीके से वसुधैव कुटुंबकम की भारत भारतीयता का मंत्र हो,
G20 समिट के इस अमृत काल के आयोजन में कल जो समुद्र मंथन से अमृत निकला, उस बारे में क्या कहेंगे, जो दिल्ली घोषणा पत्र में प्रमुख बात है? अगर हम देखें कल का जो लीडर्स डिक्लेरेशन थी, उसमें एक तरह से फ्यूचर का, दुनिया के भविष्य का एक रोड मैप सामने हमारे नज़र आया। और वो जो रोड मैप है उसके अंदर कई बातें जो बहुत प्रमुख थी। एक तो है जो SDG गोल्स हैं, उसके बारे में हमने कैसे पहुंचना है और किस तीव्रता से पहुंचना है, उसके ऊपर बातचीत, उसके ऊपर एक तरह से एक डिक्लेरेशन का एक बहुत बड़ा मुद्दा था। विमेन लेड डेवलपमेंट, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि जो महिलाएं हैं वो सिर्फ भागीदारी नहीं करें लेकिन लीडरशिप पोजीशन में आए, जो दुनिया की जो आगे हमको एक वन फ्यूचर की बात जब हम करते हैं तो उसमें महिलाओं का बहुत बड़ा रोल है। वो भी बात जो है डिक्लेरेशन के अंदर बहुत महत्वपूर्ण रही है। और बातें रही हैं आतंकवाद के खिलाफ, अगर हमें दुनिया को सुरक्षित रखना है तो उसके ऊपर बात थी। साइबर सिक्योरिटी के ऊपर जो है आगे रोड मैप क्या होना चाहिए, ये इसके बारे में चर्चा थी। तो इस तरह से एक कॉम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंट कल हमारे सामने नजर आया। उसके अलावा जो अश्विनी जी बात हुई है एक बायोफ्यूल्स अलायंस की, ग्लोबल बायोफ्यूल्स अलायंस की, ये एक बहुत बड़ी बात है कि इसमें एनर्जी सिक्योरिटी की बात ही नहीं होती है लेकिन एमिशंस की बात होती है, क्लाइमेट चेंज के ऊपर उसका असर पड़ता है और एक तरह से एक बैलेंस फॉसिल फ्यूल और बायोफ्यूल्स के बीच में आ रहा है। तो ये भी एक बहुत बड़ी बात थी। और एक वो रूट जो बना है, एक वैश्विक रूट जो साउथ ईस्ट एशिया, साउथ एशिया इंडिया को और मिडिल ईस्ट और उसके साथ साथ यूरोप को जोड़ने वाली बात हुई है। एक तरह से जो हम पहले देखते थे कि सिर्फ चीन का एक बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव आया था, मुझे लगता है कि उसका एक पैरेलल इनिशिएटिव भी कल जो है एक तरह से फ्लैग ऑफ हुआ है। जी, और बेहद महत्वपूर्ण दिन रहा, बहुत महत्वपूर्ण उपलब्धियां रही। हम चर्चा आपसे जारी रखेंगे। गिरीश, हम आपको शुक्रिया बोलेंगे क्योंकि हम दोबारा आपसे जुड़ेंगे और हम अब चलेंगे भारत मंडपम। दूरदर्शन के जरिए पूरा देश और दुनिया देख रहा है कि किस तरीके से हम पल पल का प्रसारण सबसे सटीक और सबसे सही जानकारी दे रहे हैं अपने दर्शकों को। भारत मंडपम में भी हमारे स्टूडियो में हमारे एंकर मौजूद हैं जो कि आपको वहाँ की ताज़ा जानकारी आपको देंगे और हम उनसे जुड़ेंगे। लेकिन अतुल अनेजा जी, एक बार और आपसे जानना चाहेंगे कि भारत ने पूरी दुनिया को अंतर्राष्ट्रीय सौर एलायंस, अब ग्लोबल बायोफ्यूल एलायंस, जिसकी आप इसके पहले चर्चा कर रहे थे, ग्रीन क्लाइमेट, ग्रीन एमिशन कट के लिए जो भारत ने अपने लक्ष्य तय किए हैं, वो पूरी दुनिया ने देखा कि भारत ने अपने निर्धारित लक्ष्य से समय से पहले उसको हर तरीके से कार्बन एमिशन को लो किया है। किस रूप में जीरो नेट कार्बन एमिशन के लक्ष्य को देखते हैं और कैसे भारत दुनिया को एक प्रवक्ता के रूप में या फिर एक नेता के रूप में हरित ऊर्जा और साथ ही साथ हरित विश्व की ओर ले जा रहा है? दिल्ली घोषणा पत्र से क्या दिखता है? एक जो हम कहते हैं ग्रीन फ्यूचर जिसकी बात कर रहे हैं, उसमें भारत जो है एक लीडरशिप रोल प्ले कर रहा है, वो है और खुद एग्जाम्पल सेट कर रहा है। जैसे आपने अभी जिक्र किया कि भारत के जो एमिशन के अपने गोल्स हैं, 2070 एक उसका फाइनल है कि नेट जीरो एमिशन होगी, लेकिन जो उसके रोड मैप होंगे और जो बीच में फेजेस हैं उसमें हम आगे हैं। अपने गोल्स जो हमने सेट किए हैं उसके कहीं आगे हैं ग्रीन। आपने सोलर अलायंस की बात की, सोलर अलायंस के साथ साथ एक और बहुत बड़ी बात जुड़ी हुई है कि वन ग्रिड की भी बात हो रही है कि रिन्यूएबल एनर्जी से सारी विश्व का एक ही ग्रिड से आएंगे। तो और उसमें रिन्यूएबल एनर्जी का सबसे बड़ा उसमें योगदान रहेगा। तो भारत एक तरह से एग्जाम्पल सेट कर रहा है सिर्फ और दोनों के लिए, एक ग्लोबल साउथ के लिए भी और डेवलप्ड कंट्रीज़ के लिए भी। एक तरह से जिस तरह से भारत कर रहा है इस ग्रीन एनर्जी के ऊपर जा रहा है, तो एक तरह से ब्रिज बन रहा है ग्लोबल नॉर्थ और ग्लोबल साउथ के बीच में कि कैसे ये काम जो है ग्लोबल साउथ की कंट्रीज भी कर सकती हैं। तो एक तरह से इंस्पिरेशनल एक इनिशिएटिव है भारत की तरफ से और प्रोएक्टिव स्टेप्स हम ले रहे हैं और बाकी जो है ग्लोबल साउथ के साथ इसको लेके जुड़ रहे हैं और उससे सबको प्रोत्साहन मिल रहा है। अतुल जी, देखें तो ग्लोबल साउथ की एक मुखर आवाज़ और ग्लोबल साउथ की जो दबे हुए छुपे हुए ऐसे मुद्दे थे जो पूरी दुनिया कहीं ना कहीं उसको दरकिनार कर देती थी, नोटिस नहीं होते थे। कल एक और अध्याय लिखा गया कि अफ्रीकन यूनियन को G20 में आधिकारिक तौर से, औपचारिक तौर से प्रधानमंत्री ने ससम्मान वहाँ उनके प्रतिनिधि को पदारूढ़ किया, विदेश मंत्री के द्वारा वो ससम्मान लाए गए। किस रूप में देखते हैं ग्लोबल साउथ की आवाज़ वैश्विक मंच पर उभरेगी? किस तरीके से देखते हैं ग्लोबल साउथ की आवाज़ को भारत दुनिया के मंच पर ला रहा है?
अश्विनी जी, ये जो कल हुआ है कि अफ्रीकन यूनियन जो है G20 का भाग बनी है, मुझे लगता है G20 से हमें G21 पे जाना पड़ेगा जी। लेकिन अफ्रीकन यूनियन का मतलब है कि 56 देश जो हैं और ग्लोबल साउथ के देश जो हैं वो अब G20 का भाग हो गए हैं। और इसलिए जो आप बात कर रहे थे प्रेजेंस की, वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ, वो प्रमुख रूप से अब जो है इंटरनेशनल फोरम्स में आएगी। और उनके जो कंसर्न्स हैं, आप अफ्रीकन देशों को एक तरफ से सिर्फ रिसोर्सेज के रूप में जाना जाता था कि जैसे कॉलोनियल पावर्स थी, उन्होंने उनके रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट किया, लेकिन वहाँ की डेवलपमेंट जो है वहाँ नहीं हुई। ना वहाँ पर फूड सिक्योरिटी आई है, ना मैन्युफैक्चरिंग आई है। मैं मोटे तौर से बोल रहा हूँ कि अफ्रीका के अंदर कई देश हैं जो काफ़ी डेवलप्ड हैं, लेकिन मोटे तौर से ये एक मॉडल पुराना रहा है, वो सब बदलने वाला है। ये क्रिटिकल मिनरल्स है वो अफ्रीका दुनिया को देगा, लेकिन दुनिया को भी मैन्युफैक्चरिंग जो है और फूड सिक्योरिटी को लेके, मिलेट्स की बात है, ये हम अफ्रीका को देंगे। तो एक तरह से एक नया मॉडल, नया ढांचा बन रहा है। और जो अफ्रीकन यूनियन का जो एक मेंबरशिप G20 में आना एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। एक चीज़ जैसा आपने कहा कि अब ग्लोबल साउथ वो देश रहे जो कि लंबे समय तक औपनिवेशिक उसका दंश उन्होंने झेला। अब ग्लोबल साउथ के बहुत सारे देश ऐसे हैं जो विस्तारवादी नीतियों का दंश झेल रहे हैं, ऋण चक्र में फंसे हुए हैं, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से अलावा एक देश विशेष के ऋण चक्र में आकर दिवालिया होने के कगार पर हैं। अनेक तरीके से संसाधनों के दोहन की बात कही जाती है, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज और वहाँ के मिनरल्स की बात की जाती है। किस रूप में देखते हैं कि ग्लोबल साउथ के एक समान रूप से आदर देते हुए और उस आवाज़ को मुखर करते हुए भारत विश्व को ये बताने में कामयाब हुआ है अफ्रीकन यूनियन के शामिल होने से कि वो दिन दूर गए जब ग्लोबल साउथ की आवाज़ बनने की कोशिश अन्य देश करते थे? अश्विनी जी, बात यह है कि हमको सोच बदलनी है जी, और एक आउटलुक बदलनी है, और वो भारत जो है सक्सेसफुल रहा G20 के माध्यम के थ्रू। तो ये हम देख रहे हैं कि अब हमें जो है, आप डेट रिस्ट्रक्चर की बात करते हैं कि कोविड महामारी के बाद बहुत से ऐसे देश हैं ग्लोबल साउथ के देश, अफ्रीकी देश खासकर, जो ऋण में फंसे हुए हैं और उसको रिस्ट्रक्चर करना है। उसके साथ साथ वो तभी हो सकता है जब जो मल्टीलैटरल बैंक्स हैं जैसे वर्ल्ड बैंक है या IMF है, इसको रिस्ट्रक्चर किया जाए, रीआउटलुक, रिकैपिटलाइज भी किया जाए। तो ये बात जो है भारत में कल जो लीडर स्टेटमेंट आया है, लीडर्स डिक्लेरेशन आया है, उसका एक हिस्सा है कि आपको ग्लोबल फाइनेंशियल ऑर्डर को भी चेंज करना है जी। तो ये उसमें ग्लोबल साउथ की बहुत उसको देख के किया गया है। और जब ये होगा तो जो ब्रिजिंग के बाद है ग्लोबल नॉर्थ और ग्लोबल साउथ की, वो हो पाएगी, क्योंकि जो रिसोर्सेज चाहिए होंगे ग्लोबल साउथ के लिए वो ग्लोबल नॉर्थ से आएंगे और जगहों से आएंगे, इमर्जिंग इकोनॉमी से आएंगे, भारत जैसे देश हैं, ब्राज़ील जैसे देश हैं, तो ये इसमें जुड़ेंगे। तो एक तरह से एक ग्लोबल एंडेवर रहेगा कि इस तरह से जो रिस्ट्रक्चरिंग हो और नया फाइनेंशियल ऑर्डर बने, नया फाइनेंशियल ऑर्डर और नया वर्ल्ड ऑर्डर भी कहीं ना कहीं बनता हुआ दिख रहा है G20 के शिखर सम्मेलन में। हम चर्चा जारी रखेंगे अपने विशेष मेहमान से, लेकिन जैसा हमने बताया कि दूरदर्शन ही वो राष्ट्रीय प्रसारक है जो पूरी दुनिया को G20 की सबसे विश्वसनीय और पल पल की जानकारी दे रहा है। भारत मंडपम में हमारे सहयोगी हैं आर्येंद्र प्रताप सिंह और ममता। आइए चलते हैं सीधा भारत मंडपम। बहुत बहुत धन्यवाद अश्विनी। और भारत मंडपम में दूरदर्शन न्यूज़ का ये विशेष स्टूडियो है जहां से हम अपने सभी दर्शकों से मुखातिब हैं। 10 सितंबर की ये सुबह है और इस सुबह में कल जो बड़े फैसले सामने आए हैं 18वें G20 शिखर सम्मेलन के, वो तमाम फैसले जो G20 शिखर सम्मेलन को नई दिशा दिखा रहे हैं, जो ग्लोबल साउथ की आवाज़ भी बुलंद कर रहे हैं, जो भारत की तमाम प्राथमिकताओं को G20 शिखर सम्मेलन के दिल्ली घोषणा पत्र में जगह दे पाने में भी सफल हो पाए हैं। बड़ी उपलब्धि भारत के लिए G20 के अध्यक्ष के तौर पर, क्योंकि इस बार की अध्यक्षता के दौरान भारत ने जिस स्तर तक G20 की अध्यक्षता को पहुंचा दिया है वो सब उसकी सराहना कर रहे हैं। जिस तरह 3 गुना ज्यादा काम भारत ने अपनी अध्यक्षता में किया उसे भी विश्व देख रहा है। जिस तरह का भव्य आयोजन भारत ने किया उसको भी विश्व सलाम कर रहा है। ऐसे में आज का दिन भी बेहद महत्वपूर्ण है। कल जो फैसले किए गए वो फैसले न केवल G20 के देश बल्कि
तमाम विश्व के लिए भविष्य की दशा दिशा निर्धारित करते नजर आएंगे। आज का दिन इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि आज जो G20 के राष्ट्राध्यक्ष, G20 देशों के राष्ट्राध्यक्ष और साथ ही साथ जो विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के अध्यक्ष हैं, वो सभी आज सबसे पहले सुबह राजघाट जाएंगे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को नमन करने के लिए। आपके साथ इस कार्यक्रम में मैं हूं ममता चोपड़ा, मेरे साथ है अरविंद प्रताप, मेरे सहयोगी। बहुत शुक्रिया ममता और नमस्कार दर्शकों, आप सभी को सुप्रभात। और निश्चित तौर से जिस बात का जिक्र मेरी सहयोगी ममता ने किया कि इतिहास लिखा जा रहा है, हम सब इतिहास बनते हुए देख रहे हैं। भारत की प्रेसिडेंसी में G20 में किस प्रकार से एक इतिहास को लिखने का काम हो रहा है। कल हमने देखा कि 2 दिन के इस शिखर सम्मेलन का पहला दिन इतिहास, पहले सत्र में जब अफ्रीकन संघ को एक शामिल किया गया स्थायी सदस्य के तौर पर, ये भारत की प्रेसिडेंसी में ये चीज संभव हो पाई और ये अपने आप में बहुत बड़ा इतिहास लिखा गया। दूसरा इतिहास ये कल के दिन का रहा, अगर बात की जाए तो पहला सत्र खत्म होते होते दिल्ली लीडर्स डिक्लेरेशन को अडॉप्ट किया गया, ये भी अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। और ममता, निश्चित तौर से कल का जो मेगा कवरेज लगातार हमने देखा मंडपम में, खासतौर से शाम के सत्र में जब तमाम मेहमान राष्ट्राध्यक्ष पहुंचे थे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा दिए गए रात्रि भोज में, तो क्या कुछ वहां पे देखने को मिला, ये सबने दुनिया ने देखा। और लगातार हम दूरदर्शन न्यूज के माध्यम से इस मेगा कवरेज को कल से पहुंचा रहे हैं। सबसे पहले, सबसे विश्वसनीय, सबसे सटीक न सिर्फ खबरें बल्कि विश्लेषण भी लगातार आज भी जारी रहेगा, क्योंकि आज का दिन भी खास होने वाला है। कल की ही तरह आज भी हम लगातार अपने दिल्ली के स्टूडियो और मंडपम के स्टूडियो से ये कवरेज और ये विश्लेषण लेकर आते रहेंगे। और आज के दिन की जब हम बात करते हैं तो जैसा हमने बताया कि राजघाट की ओर रुख करेंगे आज सभी राष्ट्राध्यक्ष। और ये जानने योग्य बात है कि चूंकि पूरा विश्व हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के अहिंसा के सिद्धांत से प्रेरित रहा है, तो यहाँ ये भी जानना अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है कि विभिन्न G20 के जो देश हैं उनमें से अधिकतर देश ऐसे हैं जो अपने अपने स्तर पर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देते रहे हैं, अपने अपने स्तर पर उनके लिए डाक टिकट जारी करते रहे हैं। और सभी देशों में, अधिकतर देशों में ऐसी शख्सियतें भी मौजूद हैं जो महात्मा गांधी के जीवन से ही प्रेरणा लेकर आगे बढ़ती रही हैं। G20 की अध्यक्षता के दौरान भारत जो अध्याय लिख चुका है, जो इतिहास गढ़ चुका है, आने वाले वक्त में वो कैसे भारत के साथ साथ पूरे विश्व के लिए एक महत्वपूर्ण अध्याय के साथ साथ एक दिशा दिखाएगा, कैसे ग्लोबल साउथ के वो देश जो नजरअंदाज होते आ रहे हैं, कैसे उन्हें भी विकास की मुख्यधारा से जोड़ने का काम कर पाएगा। तमाम इन मुद्दों पर विश्लेषण लगातार DD न्यूज पर रहेगा आपके साथ। ममता, निश्चित तौर से आपने महात्मा गांधी का जिक्र किया और कल अफ्रीकन संघ को भारत में शामिल किया गया। हम जानते हैं कि अहिंसा की अलख जगाने का काम महात्मा गांधी ने कहीं ना कहीं अफ्रीका, साउथ अफ्रीका से किया था, और वही अफ्रीका के तमाम देश जिनको आवाज के लिए मंच नहीं मिलता था, भारत की प्रेसिडेंसी में वो संभव हो पाया है। कल हमने देखा कि तमाम उन बातों का जिक्र हुआ जहां पर मल्टीलेटरिज्म का जिक्र किया गया है और कैसे मल्टीलेटरिज्म के माध्यम से हर एक देश को एक मंच मिल सके, आवाज देने का काम, ये भारत की प्रेसिडेंसी में इतिहास के तौर पर लिखा गया। मतलब ये बहुत महत्वपूर्ण है। और महात्मा गांधी के सिद्धांतों की अगर बात की जाए तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। अहिंसा की अलग, आज दुनिया में विश्व शांति को लेकर हर कोई परेशान नजर आता है, कैसे विश्व शांति स्थापित हो सकती है, लेकिन बापू के विचारों में सत्य अहिंसा नजर आती है। दुनिया आज ग्लोबल वार्मिंग से परेशान नजर आती है, तो प्रकृति प्रेम का संदेश बापू के उनके संदेश में नजर आता है। कैसे आपको प्रकृति का दोहन नहीं करना है, अपने बिल्कुल हिस्से की जरूरत के लिहाज से तमाम बस थोड़ी चीजें लेनी है, प्रकृति के साथ आपको सामंजस्य बनाना, ये बापू ने हमेशा कहा था। तो आज अगर दुनिया के तमाम प्रमुख देशों के राष्ट्र प्रमुख आज राजघाट पहुंच रहे हैं, महात्मा गांधी के समाधि स्थल पहुंच रहे हैं, तो ये बताने के लिए काफी है कि कैसे आज दुनिया भारत ही नहीं बल्कि बापू के प्रति भी आकर्षित नजर आ रही, क्योंकि उनके जो सिद्धांत थे आज भी प्रासंगिक हैं, आज भी जीवंत हैं। सत्य अहिंसा की बात हो, विश्व शांति की बात हो, हर एक विषय पे उन्होंने जिन बातों का जिक्र किया है, आज दुनिया उसकी ओर एक तरीके से देखती नजर आ रही है। ममता, ये बहुत जरूरत है किस तरीके से देखा जाए कि आखिर अगर आज दुनिया की जो समस्याएं हैं भारत उसका समाधान दे पा रहा है प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में, तो एक बड़ा उसका आधार बनते नजर आ रहे हैं हमारे बापू महात्मा गांधी। और महात्मा गांधी जिस तरीके से प्रकृति के साथ सामंजस्य बिठाकर आगे बढ़ने की बात करते रहे हैं, ये बात भी विदित है कि G20 शिखर सम्मेलन में भारत ने
जो दिल्ली घोषणा पत्र विभिन्न देशों की सहमति के साथ, एकजुटता के साथ, 100% सहमति के साथ जिसको पारित किया गया, जिसकी घोषणा कल की गई है, उसमें भी पर्यावरण को लेकर महत्वपूर्ण बात सामने रही है। इस बार का शिखर सम्मेलन इन मायनों में भी अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाएगा कि पहली बार विकसित देशों ने $100 बिलियन के फंड को लेकर अपना समर्थन जताया है, प्रतिबद्धता दोबारा जताई है, लेकिन साथ ही साथ जो हरित विकास इस पर समझौता हुआ है, जिसको सब लोग मानने को तैयार हो गए हैं, ये जरूर पर्यावरण को लेकर विभिन्न देशों को प्रतिबद्धता को कार्यवाही के रूप में आगे लाने के प्रति भी प्रेरित करता नजर आएगा। भारत ने एक बड़ी पहल कल की, जो हमने देखा कि जो ऐतिहासिक भी रहा, कि ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस को भी लॉन्च किया गया। हम जानते हैं कि भारत अपने स्तर पर एक उदाहरण प्रस्तुत कर रहा है विश्व के सामने कि कैसे पर्यावरण के मंच पर पर्यावरण के संरक्षण को लेकर आप लगातार इस तरह काम कर सकते हैं कि आप विकास भी करें और साथ ही आप पर्यावरण का भी संरक्षण कर सकें। और इसीलिए हम जानते हैं इंटरनेशनल सोलर अलायंस एक उदाहरण है हमारे सामने, लेकिन ये जो बायोफ्यूल अलायंस का लॉन्च हुआ है कल, जिसमें 19 देश और 12 अंतर्राष्ट्रीय संगठन अपना समर्थन, यानी उसको ज्वाइन करने के लिए भी अपना समर्थन दे चुके हैं, ये भी एक बड़ी पहल है, क्योंकि ये उम्मीद जताई जा रही है कि 2050 तक बायोफ्यूल्स यानी जैव ईंधन का उपयोग 3.5 से 5 गुना तक बढ़ जाएगा। एक बड़ा बाजार भी है ये, लेकिन पर्यावरण को लेकर भी ये महत्वपूर्ण पहल है जो सामने आई है। और ऐसे में चूंकि भारत पहले ही 20% तक इथेनॉल का मिश्रण ईंधन में करने को लेकर सहमति जता चुका है, इसलिए इस पहल को भी भारत ने आह्वान किया है कि इसके साथ भी सब लोग जुड़े, कार्बन क्रेडिट से आगे ग्रीन क्रेडिट्स तक पहुंचे हैं। आरेंद्र, तो तमाम बड़ी पहल भारत की ओर से अपनी अध्यक्षता के दौरान पर्यावरण को लेकर, जलवायु परिवर्तन को लेकर भी की गई है। बिल्कुल ममता, आप जो बात कह रही हैं कि भारत ने 100% कंसेंसस बनाया इंक्लूसिव ग्रोथ को लेकर, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को लेकर, वो गोल्स जिसको 2030 तक दुनिया को हासिल करना है, जिसमें सबसे वंचित वर्ग जो दुनिया भर के देशों में, चाहे भारत की बात हो चाहे दुनिया के भर की बात हो, उन तक मूलभूत सुविधाओं को पहुंचाने के लिए। और जब भारत इस पर सहमति बनाता है तो ये नजर आता है, क्योंकि भारत का ट्रैक रिकॉर्ड ये बताने, जताने, दिखाने के लिए काफी है कि कैसे भारत ने करके दिखाया है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को वक्त रहते हासिल करने का एक मुहिम भारत ने जो छेड़ी थी, उसके परिणाम जमीन पे भी दिखाई पड़ते हैं। और ये अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण, क्योंकि आप बापू का जिक्र कर रही थी, महात्मा गांधी का जिक्र कर रही थी, वो कहते थे आपको अंतिम पायदान पे खड़े व्यक्ति तक विकास को लेकर जाना है, विकास में उसको शामिल होना बहुत जरूरी है। और यही चीजें कहीं ना कहीं हमें कंसेंसस के माध्यम से नजर आ रही हैं तब जबकि हम घोषणा पत्र को देखते हैं। इंक्लूसिव ग्रोथ की बात होती है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की बात होती है, और वक्त रहते इन तमाम चीजों को हासिल करने की जब बात होती है तो समझ में आता है कि भारत का जो विचार है, भारतीयता का जो संदेश है, वो साफ तौर से इस ओर इंगित करता है कि जो भारत ने निगोशिएशंस के माध्यम से जो कंसेंसस बनाया है, वो आज एक असर लेता हुआ नजर आ रहा है। ये बेहद महत्वपूर्ण है कि किस तरीके से चीजें आगे बढ़ती दिखाई पड़ेंगी, और ये काफी महत्वपूर्ण है। बापू ने एक बात ये भी कही कि आप जो परिवर्तन अपने जीवन में देखना, दूसरों के जीवन में, दुनिया में देखना चाहते हैं, अपने आसपास देखना चाहते हैं, उसमें पहले आप उस परिवर्तन को लेकर आए, अपने जीवन में लेकर आए। इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि भारत भी आज विश्व के सामने जो बातें रख रहा है, उन्हें भारत पहले ही अपने देश में लागू कर चुका है। जिस तरीके से हम जानते हैं डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर भारत विश्व का आह्वान कर रहा है कि समावेशी विकास के लिए डिजिटल इकोनॉमी होना, डिजिटल अर्थव्यवस्था होना बहुत जरूरी है। इस मायनों में यह महत्वपूर्ण हो जाता है कि भारत ने जब इस मंच पर इस बात का आह्वान किया, तब भारत ने इस बात को सामने रखा कि जैसे भारत अपने हर वंचित वर्ग तक पहुंच पाया है, डिजिटल माध्यम से पहुंच पाया है, ऐसे ही विभिन्न देश भी कर सकते हैं। और डीपीआई को लेकर महत्वपूर्ण अलायंस हुए हैं, डीपीआई को लेकर महत्वपूर्ण पहल हुई है, डीपीआई को लेकर एक फ्रेमवर्क भी लॉन्च किया गया है जो स्वैच्छिक होगा, जिसमें विभिन्न देश चाहें तो उसका प्रयोग कर सकते हैं। तो यानी भारत जो आह्वान करता रहा है, जो मैं कह रही हूँ, खुद भारत ने करके दिखाया, और उस उदाहरण को अब विश्व के सामने उदाहरण वो है कि उसको अन्य देश भी अपना सकते हैं। बिल्कुल। और ममता, जो बात आप कह रही हैं कि महात्मा गांधी को लेकर आज तमाम विश्व के नेताओं का राजघाट पे जमावड़ा होना, हम जानते हैं कि वैश्विक संस्थाएं, चाहे यूएन की बात हो या तमाम बड़ी विकसित राष्ट्र हो, बापू के विचार, बापू का वहां पे मौजूदगी साफ तौर से नजर आती है। और दुनिया को बदलने वाले तमाम बड़े देशों के जो बड़े प्रमुख देश के जो बड़े नेता रहे हैं, वो भी कहीं ना कहीं बापू के विचारों से प्रभावित रहे हैं। मार्टिन लूथर किंग की बात की जाए, नेल्सन मंडेला की बात की जाए, तमाम ऐसे मुल्कों के, देशों के तमाम प्रमुख लोग बापू के विचारों से प्रेरित रहे हैं। यानी कि दशकों पहले भी और आज भी
तमाम जो समस्याएं हैं दुनिया की उसका समाधान बापू के सिद्धांतों में दिखाई पड़ता। तो ये निश्चित तौर से समझ में आता है कि जब आप ग्लोबल चैलेंजेस की बात करते हैं तो व्यवहारिक समाधान भारत देता नजर आता है, और भारत के अंदर वो क्षमताएं हैं जो आज कंसेंसस बना लेता है, और दिल्ली डिक्लेरेशन पहले ही सत्र के खत्म होते होते नजर आता है। और अगर आज के लिहाज से बात की जाए ममता, तो आज भी बायलैटरल्स का दौर चलेगा। कल भी कई बायलैटरल्स हमने देखी थी। तो भारत के लिए न सिर्फ मल्टीलेटरल पे अपने क्षमताओं को आगे बढ़ाते हुए, बल्कि बायलैटरल्स के माध्यम से दुनिया के तमाम देशों के साथ में आगे बढ़ते हुए हमारे प्रयास। बिल्कुल ठीक, और इसीलिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि आज एक सत्र जो आज होना है, कल हमने देखा वन अर्थ वन फैमिली, ये 2 सत्र हो चुके हैं, लेकिन आज वन फ्यूचर, इसके ऊपर भी आज सत्र होना है। तो पल पल की जानकारी आप तक लगातार हम पहुंचाते रहेंगे डीडी न्यूज के भारत मंडपम से भी। और अब वापस चलते हैं स्टूडियोज में। ओवर टू यू अश्विनी। बहुत बहुत धन्यवाद ममता और आर्येंद्र, भारत मंडपम से हमको ताज़ा जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम दोबारा आपसे जुड़ेंगे और पल पल की जानकारी अपने दर्शकों को पहुंचाएंगे। दूरदर्शन एक ऐसा माध्यम है जो देश और विदेश समूची जानकारी G20 का सभी देशों को प्रदान कर रहा है, सभी यहाँ के पब्लिक ब्रॉडकास्टर होने के कारण अन्य लोगों को प्रदान कर रहा है। और पल पल की विश्वसनीय जानकारी और विश्लेषण के लिए आप ज़रूर दूरदर्शन न्यूज़ और दूरदर्शन संबद्ध चैनल देखते रहें। हमारे साथ अतुल अनेजा जी हैं स्टूडियो में। अतुल, जैसे हमारे सहयोगी भारत मंडपम से बता रहे थे, कल 2 सत्र हुए जो हमारा ध्येय वाक्य है जिसमें कहा जाता है वन अर्थ वन फैमिली। आज एक और सत्र होना है वन फ्यूचर। किस रूप में देखते हैं? भारत ने एक हमारे सनातन संस्कृति, हमारे भारतीयता से जुड़ी हुई जो हमारा मूल मंत्र है जिसमें कहा जाता है कि अयम निजः परोवेति गणना लघुचेत साम उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुंबकम। तो किसी तरीके का विभेद नहीं, ये मेरा है ये उसका है। जब प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि सारे विभेद समाप्त करके सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, केवल देश के लिए ही नहीं, ये विश्व के लिए भी, नए विश्व के निर्माण के लिए, मानवता के कल्याण वाले विश्व के निर्माण के लिए ज़रूरी है। कल उन्होंने इसका बताया भी। किस रूप में देखते हैं भारत भारतीयता के मूल सिद्धांतों को लेते हुए दुनिया सीख रही है? अश्विनी जी, ये जो लीडर्स डिक्लेरेशन है उसमें एक तरह से भारत के अपने सिद्धांत जो हैं वो रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। भारत की एक तरह से जो स्पिरिट है वो रिफ्लेक्ट कर रही है, और जो सोच का विस्तार है वो सिर्फ नैरो एक नेशनल बॉर्डर्स की तरफ नहीं है, लेकिन ग्लोबल अपील है। एक तरह से आप दुनिया को एकजुट देखते हैं, एक परिवार के रूप में देखते हैं। तो एक ये जो स्पिरिट है ये लीडर्स डिक्लेरेशन में आई है, और जो आगे का फ्यूचर है उसमें आएगी, क्योंकि हमने पहले ही कह दिया है कि ये जो जियोपॉलिटिक्स का दौर है, जैसे प्रधानमंत्री ने कल कहा कि ट्रस्ट डिफिसिट जैसे है उसको ख़त्म करना है। तो ट्रस्ट डिफिसिट ख़त्म करने का मतलब ये है कि आप जो नैरो जियोपॉलिटिकल या सेल्फिश तरीके से दुनिया को देखते हैं, वो आज जो पोस्ट कोविड दुनिया आगे इमर्ज करके आ रही है, उसमें सबको मिलजुल के काम करना है, अकेले आप कर नहीं सकते। और ये भारत का एक मूल प्रिंसिपल है, भारतीय सभ्यता का एक मूल सिद्धांत है। तो नॉर्थ साउथ को जो ब्रिज करने वाली बात है, ये भी हमारी सोच को दर्शाती है। और जो फ्यूचर है वो एक टेक्नोलॉजिकल फ्यूचर भी है, जिसके अंदर आपकी जो ट्रांसफॉर्मेशन होगी वो आधुनिक टेक्नोलॉजी से होगी। ये भी एक तरह से भारत की सभ्यता का एक हिस्सा है कि हम जो है मैथमेटिक्स का हो, चाहे साइंस का हो, एस्ट्रोलॉजी का हो, एस्ट्रोनॉमी का हो, ये भारतीय सभ्यता का पार्ट है। और जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी की G20 में बात हो रही है वो भी एक तरह से जुड़ी हुई है भारतीय सभ्यता से। जी अतुल जी, अगर देखें तो जो घोषणा पत्र रहे, जो नई दिल्ली लीडर्स डिक्लेरेशन रहा, आप ये मान के चलते हैं दुनिया एक नए भारत के उदय को देख रही, क्योंकि एक वो भी दौर था जब दुनिया की ज़रूरत भारत को थी, लेकिन आज बड़े सशक्त तरीके से भारतीय नेतृत्व ने ये दुनिया के सामने स्थापित कर दिया है कि दुनिया को भी भारत की ज़रूरत है। क्योंकि आम सहमति से सभी क्लॉजेस को शामिल करते हुए वो तभी संभव होता है जब आपकी आवाज़ को गंभीरता से और पूरे अच्छे तरीके से, सबल तरीके से दुनिया सुने। आम सहमति से पूरे के पूरे डिक्लेरेशन पर, बहुत सारे मुद्दों पर भी जिन पर मतभेद थे उन पर सहमति बताते हुए ये बताता है कि भारत का नया रूप, नया स्वरूप। बिल्कुल, और जैसे आपने देखा है कि कंसेंसस बेस्ड डॉक्यूमेंट है, ये आसान नहीं था जी, लेकिन एक तरह से जो ऑब्जेक्टिव सिचुएशन है
उसमें आप देखते हैं कि पोस्ट कोविड वर्ल्ड ऑर्डर जो है उथल पुथल मची हुई है उसके अंदर। अब रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध चल रहा है, हेल्थ के ऊपर प्रॉब्लम्स हैं, मल्टीपोलर वर्ल्ड बनी है, लेकिन उसके क्या रूल्स रेगुलेशंस होंगे वो किसी को पता नहीं है। एक तरह से भारत की तरफ लोग इसलिए देख रहे हैं क्योंकि भारत सॉल्यूशंस की तरफ जा रहा है कि किस तरह से इस परिस्थिति को हम एक तरह से एकजुट होके इसका मुकाबला करें। और इसीलिए जो वन अर्थ की बात हो रही है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अब ये स्थिति जो है वो भारत बता रहा है कि आप अकेले नहीं कर सकते, आपको मिलजुल के करना हुआ है। और उसके कई पहलू हैं, उसमें रिफॉर्म्स चाहिए ग्लोबल ऑर्डर के अंदर। एक पोस्ट कोविड वर्ल्ड ऑर्डर की ज़रूरत है। प्रधानमंत्री मोदी ने ये कहा था जब जकार्ता में गए थे, तब उन्होंने एक पोस्ट कोविड वर्ल्ड ऑर्डर की बात की, और वो कॉन्क्रीट तरीके से G20 के जो लीडर्स डिक्लेरेशन है उसमें नज़र आता है। और वो कहीं ना कहीं G20 के जो डिक्लेरेशन में दिखा, वो ये भी दिखता है कि नया वर्ल्ड ऑर्डर बन भी रहा है, क्योंकि उस वर्ल्ड ऑर्डर में भारत चाहे ग्लोबल साउथ की एक महत्वपूर्ण और सबल आवाज़ और सशक्त प्रवक्ता के रूप में उनके मुद्दों को उठा रहा हो, या फिर भारत एक अपने अभ्युदय को दुनिया के सामने दिखा रहा हो। एक मजबूत, दीर्घकालिक और संतुलित समावेशी विकास सभी G20 देशों के साथ साथ ग्लोबल साउथ के लिए, सतत विकास लक्ष्यों पर तेजी से बढ़ना, जो प्रमुख बातें दिल्ली घोषणा पत्रों की रही। सतत विकास लक्ष्यों की अगर बात करें तो SDG जो है उस पर भारत ने पूरी दुनिया को करके दिखाया किस तरीके से हम शुद्ध पेयजल, आवास, ऊर्जा, यहाँ तक कि ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी, एक्सेस शिक्षा की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, वो कहीं ना कहीं दुनिया पिछले 10 वर्षों में देख रही है कि भारत ने नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं। जो सतत विकास लक्ष्य हैं उनके हासिल करने के लिए उसको त्वरित तरीके से एक्सेलरेट करने की भी बात की गई। कैसे देखते हैं इसमें, क्या जिम्मेदारी विकसित देशों की, क्या जिम्मेदारी ग्लोबल साउथ की, क्या जिम्मेदारी अन्य देशों की? अश्विनी जी, आप देखेंगे कि भारत की जो अप्रोच रही है एक होलिस्टिक अप्रोच है। आप एक सेगमेंटेड अप्रोच नहीं देखते, क्योंकि सब एक तरह से एक गाड़ी है जिसके कई पहिए हैं, इंजन है, लेकिन इसको एक गाड़ी तभी आगे चलेगी जब सब एक साथ चलें। तो ये एक होलिस्टिक अप्रोच के कारण आप उसमें स्किल डेवलपमेंट की बात करते हैं, जैसे ह्यूमन सेंट्रिक अप्रोच है, ये एक बहुत बड़ी एक तरह से सोच है। क्योंकि अगर ह्यूमन डेवलपमेंट होती है, स्किल डेवलपमेंट होती है, तो उससे जाके आपकी मैन्युफैक्चरिंग, आपके पास स्किल का पूल आता है, कंजम्पशन बढ़ती है, तो एक तरह से जो आर्थिक इंजन बनता है वो एक ह्यूमन सेंट्रिक अप्रोच से बनता है। प्रधानमंत्री ने पहले कहा है कि अब वो वक्त नहीं है कि आप GDP सेंट्रिक रहें, आप एक ह्यूमन सेंट्रिक तरीके से चलें। तो एक तरह से एक फिलोसफिकल पॉइंट है जिसके जो लीडर्स डिक्लेरेशन में बिल्कुल दर्शाता है। और उसी के लिए आप एजुकेशन की बात करते हैं, आप उसमें ग्रीन डेवलपमेंट की बात करते हैं, स्किल डेवलपमेंट की बात करते हैं, आप क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं, आप वाटर अलायंस, ये बायोफ्यूल अलायंस की बात करते हैं। तो ये सारे पहलू एक साथ चलने हैं, और भारत उसका एक केंद्र बिंदु है कि इसको हम कैसे चला सकते हैं। और कल जो डिक्लेरेशन हुआ उसमें 4P भी शामिल किया गया, जिसमें प्लेनेट, पीपुल, पीस और प्रॉस्पेरिटी की बात की गई। जो इस समय भू राजनीतिक स्थितियां हैं, किस रूप में देखते हैं? पीस, प्रॉस्पेरिटी के साथ साथ पूरे के पूरे क्राइसिस जो है, युद्ध की जो स्थितियां बनी हुई हैं, उन सबको भी देखते हुए भारत एक डायलॉग, डिप्लोमेसी की बात करते हुए एक नई राह, शांति का पाठ भी दुनिया को पढ़ा रहा है। बिल्कुल, क्योंकि अगर आपकी डेवलपमेंट होनी है तो पीस एंड सिक्योरिटी ज़रूरी है कि वो साथ में हो। जैसे मैंने कहा कि होलिस्टिक अप्रोच है, जब तक पीस एंड सिक्योरिटी नहीं होगी तो उसके साथ डेवलपमेंट नहीं हो सकती। तो ये एक बहुत ज़रूरी बात है कि अब ट्रस्ट डेफिसिट को कम करें, पीस एंड सिक्योरिटी की तरफ इशारा एक तरफ से जो रशिया और यूक्रेन के बीच में युद्ध है उसके ऊपर भी था, क्योंकि अगर ये युद्ध समाप्त नहीं होता तो फूड सिक्योरिटी की प्रॉब्लम आती है। क्योंकि आपने देखा ही है कि ब्लैक सी एरिया जो है एक तरह से भंडार है खाद्य ये फूड का। तो अगर वहाँ पर इसलिए, और वो जा रहा है ग्लोबल साउथ को, तो हम जब ग्लोबल साउथ की बात करते हैं, डेवलपमेंट की बात करते हैं ग्लोबल साउथ की, तो उसके लिए पीस एंड सिक्योरिटी ज़रूरी है, जैसे ये यूक्रेन वाला और वो ग्लोबल सप्लाई चेन भी कहीं ना कहीं निर्बाध तरीके से चलती रहे, इसका भी भारत ने प्रयास किया। हम चर्चा जारी रखेंगे। अतुल अनेजा जी हमारे साथ, हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्र जुड़ गए हैं भारत मंडपम से। शैलेंद्र, आपसे जानना चाहेंगे आज कल 2 सत्र हुए, आज एक और सत्र होना है वन फ्यूचर का, किस रूप में, आज के क्या क्या कार्यक्रम और जो सत्र होना है उनमें किन किन मुद्दों को शामिल किया जाएगा, और आज के अन्य जो प्रमुख कार्यक्रम है? शैलेंद्र।
निश्चित तौर पर हम जानते हैं कि 3 भागों में ये पूरा कहें G20 मुख्य सम्मेलन बांटा गया था, जिसमें हमने देखा कि कल 2 सत्र हुए, जिसमें न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन को स्वीकार किया गया, उस बारे में हम चर्चा कर ही रहे हैं। आज तीसरा सत्र है। वसुधैव कुटुंबकम की जो थीम है उसमें 1 फैमिली 1 अर्थ और एक भविष्य, इसकी बात हो रही है। तो आज तीसरा सत्र जिसकी शुरुआत हम देखेंगे कि 10 बजे के बाद से होगी। और अलग बायलैटरल तो हम जानते ही है कि आप देखें पिछले 2 दिनों से अलग अलग देशों के साथ बायलैटरल बैठक हो रही है, अलायंस हो रहे हैं। हमने ग्लोबल फ्यूल बायोफ्यूल अलायंस देखा, कल देखा कि एक इकोनॉमिक कॉरिडोर की बात हुई मिडिल ईस्ट, यूरोप और भारत के बीच, उस पर बहुत महत्वपूर्ण सफलता हासिल हुई। दरअसल हम देख रहे हैं G20 सम्मेलन के दौरान, सम्मेलन में तो न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन को जिस तरह से सर्वसम्मत से उसके 83 पैराग्राफ के जो जिक्र हुआ, और उस पर हम चर्चा भी कर रहे हैं कि भारत जिन बातों को उठा रहा था बहुत प्रमुखता से, उसमें विकसित देशों की भी सहमत मिली है। और ये एक बहुत बड़ी सफलता है कि जिस ग्लोबल ट्रस्ट डेफिसिट को खत्म करने की जरूरत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने शुरुआती संबोधन में दी थी, उस पर पहल हुई है और आगे बढ़ता हुआ जो G20 ग्रुप है वो दिखाई दे रहा है, और भारत उसमें बहुत बड़ी भूमिका निभा रहा है। और यही वजह है कि एक ऐतिहासिक डिक्लेरेशन से कहा जा रहा है। तो आज कैसे एक भविष्य हो, कैसे हम सब मिलकर, दुनिया भर के देश मिलकर बेहतर दुनिया के लिए काम करें, सतत विकास के लक्ष्य के लिए काम करें, उस पर अब जानते हैं कि चर्चा हो रही है। महत्वपूर्ण बात यह है अश्विनी कि हम देख रहे हैं कि जो बैठकें हो रही हैं, बायलैटरल जो हो रहा है, या फिर कल हमने देखा कि ग्लोबल बायोफ्यूल जो अलायंस हुआ उसमें 10 देश एक साथ आए, तो ये दिखाता है कि भारत जिन जिन मुद्दों को उठा रहा है उसमें तमाम देशों को साथ लेकर आगे बढ़ने की बात हो रही है। और भारत एक तरह से सोल्यूशन भी दे रहा है कि कैसे हम आगे बढ़ रहे हैं। जैसे इस वक्त मैं डिजिटल एक्सपीरियंस जोन पे खड़ा हूँ, पब्लिक डिजिटल टेक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात होती है, पब्लिक डिजिटल प्लेटफॉर्म की बात होती है, दुनिया देख रही है कि भारत से कैसे सीखा जा सकता है। हमने दिल्ली डिक्लेरेशन में भी देखा है कि एक सहयोग की बात हुई है इसको लेकर। तो बहुत महत्वपूर्ण है कि जब G20 सम्मेलन दिल्ली में हो रहा है तो ऐसे समय तमाम ऐसे मुद्दों पर जो मतभेद के मुद्दे थे, या जिन पर कहा जा रहा था कि ग्लोबल एक तरह से बहुत सहमति नहीं है, उन पर हम सहमति बनते देख रहे हैं। शैलेंद्र, हम देख रहे हैं कि किस तरीके से आम सहमति भी बन रही और सर्वसम्मति से दिल्ली घोषणा पत्र भी जारी हुआ। आज किन किन देशों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का द्विपक्षीय संवाद होने की उम्मीद है, और साथ ही साथ ऐसे मौके पर विश्व के अन्य नेता भी परस्पर संवाद करते हैं, अन्य नेताओं के भी परस्पर साइडलाइन अगर टॉक्स की बात करें तो वो क्या क्या होंगे? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय वार्ताएं और अन्य नेताओं के परस्पर वार्ताएं। देखिए, हम जानते हैं कि जब ये बैठक शुरू हुई थी तब ये कहा गया था कि 15 से ज़्यादा देशों के साथ द्विपक्षीय बैठकें हो सकती हैं भारत की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। और हमने देखा कि आप देखें कि अलग अलग देशों के साथ पिछले 2 दिनों में तकरीबन 8 से अधिक देशों के साथ हो चुकी है, जिसमें बहुत महत्वपूर्ण देश शामिल हैं। G20 के बायलैटरल जानते हैं कि अमेरिका के साथ हो चुका है, इसके साथ ही साथ देखिए फ्रांस के साथ और तमाम देशों के साथ जो द्विपक्षीय बैठक है वो या तो हो चुकी है या तो फिर आगे हो रही है। तो निश्चित तौर पर 5 करीब द्विपक्षीय बैठक आज होनी है, जिसमें G20 के महत्वपूर्ण देश शामिल है। इसके साथ ही साथ हम देख रहे हैं कुछ अन्य बैठकें भी हैं, उस पर भी निगाहें होंगी, क्योंकि हम देख रहे हैं कि G20 की इस बैठक के दौरान द्विपक्षीय बैठक के साथ जो कई बड़े बड़े फैसले हो रहे हैं, सहमति हो रही है, उस पर देखे लोगों की निगाहें हैं। कल जैसे 2 बहुत महत्वपूर्ण ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस का ऐलान हुआ, कॉरिडोर पर सहमति बनी, तो उस तरह के क्या कोई और ऐलान होंगे, इस पर नजर है, इसमें तमाम देशों की सहमति होगी, क्योंकि हमने देखा कि कल 2 महत्वपूर्ण ऐलान हुए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद शैलेंद्र हमसे जुड़ने के लिए और विस्तार से जानकारी देने के लिए। तो आज G20 शिखर सम्मेलन का दूसरा दिन और अंतिम दिन, आज अनेक द्विपक्षीय बैठकों के साथ साथ विशेष सत्र का आयोजन किया जाएगा, जिसमें कि कल 2 सत्र जो आयोजित किए गए, वन अर्थ वन फैमिली, और आज जो है वन फ्यूचर, एक साझा भविष्य कैसे पूरी दुनिया का बने, इस पर भी विशेष सत्र का आयोजन किया जाएगा। हमारे साथ स्टूडियो में अतुल अंदेजा जी हैं। अतुल अंदेजा जी, अगर देखें दिल्ली घोषणा पत्र के साथ साथ लीडर्स डिक्लेरेशन के साथ साथ कल जो अन्य सबसे महत्वपूर्ण जो हुआ वो हुआ इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, कनेक्टिविटी कॉरिडोर के निर्माण की बात। किस रूप में देखते हैं
कि भारत से लेकर यूरोप तक और इस पूरे के पूरे क्षेत्र में आर्थिक गतिविधियों का और कैसे एक साम्राज्यवादी और विस्तारवादी सोच को भी कहीं लगाम लगाने की कोशिश, जो कि अपने चाहे वो ऋण चक्र हो या फिर जो गर्हित उसके आशय हो, उनसे दुनिया को परेशान करने की जगह भारत में एक विश्वास भी दुनिया जता रही है कि बेहतर तरीके से हम इस कॉरिडोर का निर्माण कर अच्छी शुरुआत कर सकें। अश्विनी जी, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है कि ये कॉरिडोर की घोषणा की गई है, क्योंकि हम एक तरह से बता सकते हैं दुनिया को कि किस तरह से जायंट कॉरिडोर्स, आप देखिए उसका विस्तार, हम साउथ ईस्ट एशिया से शुरू करते हैं जी, फिर भारत की तरफ आते हैं, भारत से हम जा रहे हैं गल्फ़ की तरफ, गल्फ़ के बाद फिर हम यूरोप की तरफ जा रहे हैं। तो एक बहुत बड़ा एक तरह से कॉरिडोर ये बन रहा है, जिसमें लैंड कॉरिडोर भी है, जिसमें समुद्र का भी हिस्सा बीच में आ रहा हुआ है। तो एक तरह से जो एम्बिशन है वो बहुत बड़ी है। दूसरी बात यह है कि हम कनेक्टिविटी की जो बात करते हैं, हम ह्यूमन कनेक्टिविटी की बात करते हैं और फिजिकल कनेक्टिविटी की बात करते हैं, डिजिटल कनेक्टिविटी की बात करते हैं। तो उस संदर्भ में भी ये बहुत महत्वपूर्ण है कि इस तरह का एक कॉरिडोर बने। तीसरी बात जो है कि ऋण की बात आप कर सकते हैं, आप जैसे आपने जिक्र किया कि किस तरह से इसको एक सस्टेनेबल रूप से इसकी फंडिंग कर सकें, कि कोई डेट ट्रैप पे कोई कंट्री ना फंसे। हम देख रहे हैं कि और एक तरह से एक और कॉरिडोर बने हैं हम इससे पहले, जैसे बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव आया और उसके ऊपर बहुत बड़ा क्रिटिसिज्म आया है कि वो एक तरह से वेल फाउंडेड उसकी जो फाइनेंसेस है और डेट ट्रैप की बातें हैं वो कई जो विकासशील देश है उसमें उसकी चपेट में फंस रहे हैं। हम वो एक हाथ भी पीछे खींच रहे हैं कहीं ना कहीं। उसके रूप में अगर देखें तो वो जो एक मानसिकता है, उस मानसिकता से ज़्यादा भारत के विश्वास में, जिसको हम करें भारत के इकबाल में या भारत की नीयत में, एक वैश्विक स्तर पर कहीं ना कहीं वो सहमति जताई गई जिस तरीके से कल ये होगा। बिल्कुल अश्विनी जी, क्योंकि बात आ रही है ट्रांसपेरेंसी की। बात हर चीज़ ट्रांसपेरेंट होनी है और अगर विवाद भी होते हैं तो उसको बातचीत से हल किया जाए, एक तरह से डायलॉग प्रोसेस, जो भारतीय एक ट्रेडिशन है जिसकी हम पहले बात कर रहे थे, उस तरीके से किया जाएगा। जो स्पिरिट ऑफ ओपननेस जो इसमें दर्शाती है, ये मुझे लगता है कि भारत के ऊपर कॉन्फिडेंस की बात है और ये एक तरह से एक टेम्पलेट बनता है कि आगे की जो इनिशिएटिव जिस तरह के हो तो उनको कैसे किया जाए, कि इंक्लूसिव तरीके से किया जाए और नॉर्थ साउथ को जोड़ के किया जाए। जिससे इसके अंदर हम देखते हैं कि मिडिल ईस्ट के देश हैं, जैसे सऊदी अरेबिया है और यूएई है, साथ साथ यूरोपियन यूनियन भी जुड़ा हुआ है, यूएस भी जुड़ा हुआ है। तो एक तरह से ये एक कॉरिडोर का जो अगर ढांचा देखें, इसमें नॉर्थ साउथ डिवाइड को बंद, एक ब्रिज करने वाली बात है, वो भी दर्शाती है कि आप मिल के एक काम कर सकते हैं। उसका एक बहुत बड़ा ये उदाहरण होगा अगर हम इसको सक्सेसफुली कर सकें कि ये एक तरह से फ्यूचर, ये जो डिवाइसिव वर्ल्ड है इसको ख़त्म किया जाए, जियोपॉलिटिकल डिविजन्स को ख़त्म करके जियो इकोनॉमिक यूनिटी एक तरह से सामने लाई जाए। ये सब इसके सामने ये कॉरिडोर के माध्यम से हम बता सकते हैं दुनिया को। तो इसकी सक्सेस बहुत ज़रूरी है अश्विनी जी, और बेहद महत्वपूर्ण ये रहा। और पूरी दुनिया ने देखा कि किस तरीके से भारत की पहल पर, भारत को चेयर था, अमेरिका को चेयर था इस पूरे के पूरे इनिशिएटिव का अगर देखें तो। और एक आर्थिक, जिसको रीढ़ की हड्डी कही जाती है, आर्थिक तंत्र तैयार होगा भारत से लेकर यूरोप तक का, जहां पर ये इकोनॉमिक कॉरिडोर और अन्य इस तरीके की गतिविधियां संपन्न होंगी। किस तरीके से देखते हैं जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं, एक बार फिर मैं उसी बात पर आऊँगा कि प्रधानमंत्री जी ने ये कहा कि ह्यूमन सेंट्रिक अप्रोच लेकर हमको चलना है। उनके संबोधन में भी दिखा, बार बार उनके आह्वान में भी दिखा। इसके पहले अगर देखें तो जब भारत आसियान समिट हुआ तो उन्होंने इस कॉरिडोर का जिक्र भी किया था कि किस तरीके से इसकी आवश्यकता है और उसको अमली जामा धरातल पर भी लाने का काम किया गया। जीडीपी को छोड़कर मानव विकास सूचकांकों को देखते हुए मानव विकास की जब हम बात करते हैं तो कहाँ देखते हैं पिछले 10 साल के भारत की उपलब्धियों को, चाहे वो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, जिसको सहर्ष साझा करने की पेशकश भी भारत करता है। बिल्कुल, कि भारत का डोमेस्टिक एग्जाम्पल दुनिया के सामने है। तो एक तरह से भारत जब बात कर रहा है स्केल अप करने की बात कर रहे हैं, सबका विश्वास, सबका विकास, ये जो स्लोगन रहा है, ये भारत में इम्प्लीमेंट हुआ है और वो एक अब उसको अपस्केल कर रहे हैं ग्लोबल लेवल के ऊपर। तो एक तरह से जो डोमेस्टिक एक्सपीरियंस है उससे भारत की क्रेडिबिलिटी बनी है। जो पोस्ट कोविड या कोविड की महामारी को जैसे भारत ने झेला है, वैक्सीन डेवलपमेंट की है, बाकी पूरी दुनिया को मेडिसिन पहुंचाई है, वैक्सीन पहुंचाई है, तो एक तरह से एक भारत की एक छवि बनी है उससे कि भारत जो सिर्फ अपने लिए नहीं है, अपने लिए तो है ही है, लेकिन पूरे विश्व के लिए है। वो कोविड के दौरान हमने देखा गया था कि वो एक इमेज चेंज उस टाइम पे हुआ है
और उसको हम अब उसको एक स्केल अप कर रहे हैं। पेमेंट्स की बात हुई है, ये भी कोविड के टाइम पे जो है आगे बढ़ा है, कोविन हमने किया है। तो डीपीआई या डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है कि एक तरह से एक वर्ल्ड बैंक की स्टडी है कि 75 साल में जो होना था ये 5 साल में हुआ है, क्योंकि ये डिजिटल की रीढ़ की हड्डी बनी है हमारे यहाँ। तो ये पूरे विश्व के लिए, स्पेशली ग्लोबल साउथ के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है और इसका एग्जाम्पल आगे फॉलो किया। तो जो डोमेस्टिक हमने किया है वो हम ग्लोबल लेवल पर हम कर रहे हैं। एक बार चलेंगे राजघाट, जहां पर हमारे संवाददाता गिरीश शोशाना है मौजूद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आगमन वहां पर होने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगवानी करेंगे और समस्त सदस्य देशों के राष्ट्राध्यक्ष श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को। गिरीश, क्या कुछ कार्यक्रम, कैसी तैयारियां और किन किन महानुभावों का आगमन अपना? देखिए अश्वनी, मैं आपको बताना चाहूंगा, आपसे कुछ देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ राजघाट पर पहुंचने वाले हैं। महात्मा गांधी की समाधि पर वो कुछ देर में पहुंच जाएंगे और उसके बाद जो तमाम राष्ट्राध्यक्ष हैं उनका वो स्वागत करेंगे। और स्वागत करने के बाद जब सभी राष्ट्राध्यक्ष इकट्ठा हो जाएंगे तो उनको एक साथ लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ बापू की समाधि राजघाट पर पहुंचेंगे। मेरे कैमरा सहयोगी सुमित नौटियाल से कहूँगा कि वे दृश्य दिखाएं जहाँ आप देख सकते हैं जो तमाम जो राष्ट्राध्यक्ष हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के अध्यक्ष हैं, वो जो लोग यहाँ पर पहुंचेंगे तो उनके लिए खास तौर पर रीत लगाई गई है। और वो तमाम जो राष्ट्र अध्यक्ष हैं वो यहाँ पर कहीं ना कहीं ये यू शेप के अंदर खड़े होंगे और तमाम एक साथ, ये कहीं ना कहीं अश्वनी कहा जाए तो ये राजघाट पर भी, महात्मा गांधी की समाधि पर भी ये एक ऐतिहासिक क्षण होगा। ऐतिहासिक क्षण इसलिए होगा कि जब इतनी संख्या में करीब 40 के आसपास राष्ट्र अध्यक्ष यहाँ पर दिखाई देंगे और एक साथ महात्मा गांधी की समाधि बापू को यहाँ श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचेंगे तो अपने आप में ये एक ऐतिहासिक क्षण होने वाला है। इसके अलावा यहाँ पर जो गंधर्व महाविद्यालय के प्रिंसिपल हैं वो यहाँ पर भजन पेश करेंगे, महात्मा गांधी का भजन पेश करने जा रहे हैं। तो एक अलग माहौल कुछ देर बाद यहाँ पर देखने को मिलेगा और कुछ देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ सबसे पहले पहुंचेंगे राजघाट पर और उसके बाद तमाम राष्ट्रों के जो अध्यक्ष हैं वो यहाँ पहुंचने वाले हैं। जी, हम देख रहे हैं पूरी तैयारियां वहां पर मुकम्मल है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आगमन वहां कभी भी हो सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगवानी करेंगे। देखिए उस पूरे के पूरे क्षेत्र में गांधी जी के विचारों से, गांधी जी अगर देखें तो सबके मन और हृदय में है। स्थान विशेष वो है, वो हमारा प्रेरणा स्थल है, वो हमारे शांति के अधिष्ठाता का चिर विश्राम स्थल है। किस रूप में देखते हैं, एक लगातार वहाँ लौ जल रही है, निर्वात निष्कंप दीपशिखा जिसको कहते हैं, शांति अधिष्ठाता जो दुनिया को सत्य अहिंसा का पाठ पढ़ाता है। कैसे उन मूल्यों को, उन नीतियों को, गांधी जी के विचारों को आज भारत दुनिया में प्रतिस्थापित कर रहा है। बिल्कुल आपने सही कहा अश्वनी, क्योंकि जिस तरह से महात्मा गांधी के विचार हैं, शांति और अहिंसा का जो पाठ उन्होंने दुनिया को पढ़ाया, आज दुनिया उसके पीछे चल रही है। तो वो उसको कहीं ना कहीं देखने, सुनने और उसको कहीं ना कहीं एहसास करने के लिए आज दुनिया भर के जो राष्ट्र अध्यक्ष हैं वो यहाँ पहुँचने वाले हैं। यहाँ पर आप मेरे पीछे देख सकते हैं ये ज्योति लगातार जलती रहती है और इसको देखने के लिए यहाँ नजदीक में यहाँ पर हे राम लिखा हुआ है, जो कहीं ना कहीं एक अलग अनुभूति, एहसास कराता है व्यक्ति को। जो भी इस व्यक्ति यहाँ समाधि पे आता है, बापू की समाधि पर, तो शांति अहिंसा का पाठ किस तरह से बापू का दुनिया भर में फैला और लोग किसे उसे आत्मसात कर रहे हैं, यहाँ वो अच्छी तरह समझ सकते हैं। सोनी, मैं आपको बताना चाहूंगा क्योंकि ये खाली राजघाट के अंदर ही नहीं बल्कि जब राजघाट के बाहर चौराहे पर पहुंचते हैं तो वहां पर एक गांधी दर्शन वाटिका बनाई गई है। गांधी दर्शन वाटिका के अंदर महात्मा गांधी के चित्रों के साथ उनकी मूर्तियां बनाई गई हैं। जो महात्मा गांधी के संदेश थे उनको वहां पर उकेरा गया है। तो वो एक अलग ही अनुभूति यहाँ पर आने वाले व्यक्तियों को देते हैं। और आज जिस तरह से देश दुनिया भारत की तरफ देख रही है, तो आज खास तौर पर हमारे दूरदर्शन के माध्यम से जो दुनिया के दर्शक देख रहे हैं तो वो देख सकेंगे कि राजघाट पे किस तरह की तैयारी की गई है। हालांकि सुबह से यहाँ पर जो है फूल लगाए गए हैं, बहुत ही सुंदर तरीके से समाधि स्थल को सजाया गया है। न केवल समाधि स्थल को बल्कि इसके आसपास के इलाकों को बहुत सुंदर तरीके से सजाया गया है। जगह जगह फव्वारे चलते हुए दिखाई दे रहे हैं।
हैं, अलग अलग तरीके के जो राष्ट्रों के जो राष्ट्रीय ध्वज हैं उनको लगाया गया है, पेड़ों को चारों तरफ मालाओं को लपेटा गया है। तो एक अलग एहसास किया जा सकता है राजघाट और राजघाट के आसपास के इलाकों में। सोनी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि सबसे पहले प्रधानमंत्री यहां पहुंचेंगे, प्रधानमंत्री के पहुंचने के बाद वो सभी का स्वागत करेंगे और एक साथ जब तमाम राष्ट्राध्यक्ष यहां पहुंचेंगे तो बापू की समाधि पर श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। उसके बाद यहां से राष्ट्राध्यक्षों का जाने के बाद करीब 11 बजे के आसपास कहा जा रहा है जितने भी राष्ट्राध्यक्ष हैं उनकी जो जीवन साथी हैं वो यहां पर पहुंचेंगे और वो भी यहां महात्मा गांधी की समाधि पर आकर श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। जी, आज विलक्षण क्षण, क्योंकि पूरी दुनिया और दुनिया के शक्तिशाली देशों के प्रतिनिधि आज श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की समाधि पर पहुंचकर। गिरीश, अगर देखें तो श्रद्धांजलि देने का कार्यक्रम अनवरत गांधी जी को पूरी दुनिया भर में अलग अलग तरीकों से दिया जा रहा है, लेकिन अगर देखें पिछले एक दशक में गांधी जी को कार्यांजलि भी प्रस्तुत की गई है। स्वच्छता में ईश्वर का वास होता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसी मंत्र को आत्मसात करते हुए स्वच्छ भारत अभियान चलाया। सर्वोदय का जो गांधी का मंत्र है उसी तर्ज पर देखें तो अंत्योदय के मंत्र को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के ग्रामीण इलाकों के विकास का काम किया। किस रूप में गांधी जी के विचारों को भारत भारतीयता से समेटते हुए धरातल पर स्थापित किया जा रहा है, और ये महत्वपूर्ण कार्यांजलि श्रद्धांजलि के साथ ही साथ। जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा, क्योंकि जिस तरह से महात्मा गांधी ने स्वच्छता का संदेश दिया था। लेकिन हम आपसे दोबारा जुड़ेंगे गिरीश, आपसे और पल पल की जानकारी लेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में अतुल अनेजा जी हैं। अतुल अनेजा जी, अगर देखें तो आज पूरी दुनिया एक बार फिर श्रद्धावनत होगी राष्ट्रपिता के सामने। राष्ट्रपिता जिन्होंने अनेक महापुरुषों को प्रेरित किया, जिन अगर उनमें देखें तो चाहे वो नेल्सन मंडेला हो, बराक ओबामा हो, आंग सान सूची हो, या फिर बांग्लादेश के शेख मुजीबुर रहमान हो, या फिर गांधी जी का मोहनदास से महात्मा बनने का सफर भी, जो कि दक्षिण अफ्रीका में कहीं ना कहीं शुरू होता है। एक वैश्विक महापुरुष, लेकिन आज वैश्विक श्रद्धांजलि जब सब राजघाट पर पहुंचेंगे, कितना अद्भुत और विश्व को क्या संदेश। अश्विनी जी, बहुत बड़ा संदेश, क्योंकि महात्मा गांधी जैसे आपने कहा है एक विश्व के नेता ही नहीं बट एक तरह से गॉडली फिगर थे। एक नेता से कहीं ऊपर उनका दर्जा रहा है, एक इंस्पिरेशनल फिगर रहे हैं। और साउथ अफ्रीका में जैसे आपने बात की, अफ्रीका को हम जब जोड़ते हैं अभी, जैसे हमने अफ्रीकन यूनियन को जोड़ा, उसके अंदर एक महात्मा गांधी की सोच भी झलक रही है, क्योंकि महात्मा गांधी ने अपनी जो पॉलिटिकल लाइफ है एक तरह से साउथ अफ्रीका से शुरू की थी भारत आने से पहले। और फिर आप देखते हैं कि नेल्सन मंडेला एक तरह से इंस्पिरेशन ली, नॉन वायलेंट, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस के बीच में भी एक नॉन वायलेंट एक तरह से एक धारा बही, और उसके पीछे जो है महात्मा गांधी की सोच रही है। आपने और नेताओं के नाम लिए, आंग सान सूची से लेके, मैंने खुद अरब स्प्रिंग कवर किया था इजिप्ट से और टूनीशिया वगैरह से, और वहाँ भी एक नॉन वायलेंस की बात हो रही थी कि जो अगर जो स्ट्रगल होगी हमारी नॉन वायलेंट होनी चाहिए। और महात्मा गांधी की वहाँ पर भी छवि बहुत ही स्ट्रॉन्ग थी। पैलेस्टीन के इशू के ऊपर अरुण गांधी, उनके जो ग्रैंडसन हैं, उन्होंने वहाँ पर जब 2 स्टेट सोल्यूशन की बात हो रही थी कि नॉन वायलेंट तरीके से हम स्ट्रगल आगे बढ़ाएं, वो भी वहाँ पर महात्मा गांधी की आवाज़ वहाँ भी गूंजी। तो एक तरह से पूरी दुनिया को उन्होंने एक संदेश दिया है कि आप सच्चाई की राह पे चलें और लेकिन डटे रहें उसके ऊपर, लेकिन हिंसा से दूर रहें। ये बहुत बड़ा संदेश है, सबसे बड़ा संदेश। और सबसे बड़ी बात यह कि अहिंसा और सत्याग्रह ये एक पॉलिटिकल टूल या सोशल टूल के रूप में कभी इस्तेमाल नहीं किया गया। जो प्रदर्शन का तरीका या आज़ादी हासिल करने का तरीका था वो कहीं ना कहीं रक्तपात से था, लेकिन पहली बार महात्मा जी ने पूरी दुनिया को बताया कि सत्याग्रह से भी बड़ा हथियार कुछ भी नहीं होता है। किस रूप में भारत महात्मा गांधी जी के नीतियों को लेकर अपनी विदेश नीति को भी आगे बढ़ाना चाहिए। अगर देखें तो वसुधैव कुटुंबकम की चाहे बात कही जाए, या फिर अगर देखें तो गुटनिरपेक्षता की अपनी जो मूल्य हैं हमारे, उनकी बात की जाए, या फिर एक तटस्थता की जो हमारी नीति है जिसमें डायलॉग और डिप्लोमेसी की हम बात करते हैं, किस तरीके से उन मूल्यों को भारत आगे बढ़ा रहा है विदेश नीति में। एक तरह से उसका निचोड़ जो गांधीयन सोच है वो भारत की नीतियों में, खासकर विदेश नीतियों में तो देखा जा रहा है। क्योंकि हम जब बात करते हैं जुड़ने की, ग्लोबल साउथ के साथ जुड़ने की, और हम बात कर रहे हैं, जैसे कल ही बात की है कि जियोपॉलिटिक्स और ट्रस्ट डिफिसिट को दूर करने की बात है, ये सबको जोड़ने की, अपनी बात फिर भी कहने की, अपनी बात पूरी तरह से कहनी है, लेकिन वो हिंसा के रूप से नहीं, संवाद के रूप से होनी चाहिए, डायलॉग के रूप से होनी चाहिए। जैसे ही हम यूक्रेन या रशिया के युद्ध के बारे में बात करते हैं, हम कह रहे हैं कि दिस इज़ नॉट ए ईरा ऑफ वॉर, इसमें आप बातचीत करें।
और बातचीत से उसका हल निकालें। जी। तो ये भी एक तरह से गांधीयन सोच है जिसका जो प्रमाणित होती है, जो हमारी अप्रोच है डिप्लोमेसी को लेके। एक्ट ईस्ट पॉलिसी के अंदर हम जैसे जुड़ रहे हैं सिर्फ साउथ ईस्ट एशिया के साथ नहीं, लेकिन बाकी जो पैसिफिक ओशन की टेरिटरीज़ हैं उनके साथ भी उसी तरह के एक साथ एक ही तरह जुड़ के, और उसमें नॉर्थ साउथ डिवाइड नहीं रखेंगे।